तो ये हो गया हमारे पास। अभी अपने को क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो सॉल्व करने के लिए, और नीचे 4 आ जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, 4a² माइनस a² तो 3a² हो गया, 4b² माइनस b² प्लस 3b² हो गया, 8ab प्लस 2ab 10ab cos थीटा इक्वल टू 0। a को 2b रख दिया, है ना, a को रख दिया 2b, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15b², और ये 2b रख दिया तो प्लस 20b cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0। एक b तो चला गया, तो यहाँ से आ गया 20 cos थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस का 15b। b भी चला गया ना, सर वो 20b² cos थीटा होगा ना। अच्छा b² आएगा ना, b² चला गया, ठीक है। तभी मैं सोचा फिर cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का 3/4, है ना। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये m/n हो गया ना माइनस का, m प्लस n की वैल्यू पूछ ली, ये 7 आ गया आंसर। समझ में आ रही है बात, कुछ नहीं, जो गिवन था बस उसी को सोल्व किया ना अपने, और कुछ नहीं किया। जो गिवन था तो उसके फॉर्मूला लगा के और उसको सोल्व किया, और जो गिवन कंडीशन थी उसको पुट कर दिया उसमें। जो गिवन था बस वही आंसर था, मतलब उसी को सोल्व करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, राइट। आगे चले भाई, और कोई डाउट है पूरे डीपीपी में? कोई डाउट है क्या किसी को? चलिए आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लास्ट सर क्लास कल में एक क्वेश्चन दिया था आपने। हाँ जी, सर कल एक क्वेश्चन दिया था आपने करने के लिए। क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था? हाँ सर। वो M1 M2 दो सर लटके हैं, सर हाँ 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 वो वाला। एक M1 है और इसके साथ पुली से एक M2 लटका हुआ है, और यहाँ से एक और मास लटका हुआ है, ठीक है बेटा। यूं, अगर ये नीचे v स्पीड से जा रहा है तो ये किससे जाएगा, ये पूछा जा रहा था। इसको मान लिया u से जाएगा, राइट। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि दो रस्सी है तो दो इक्वेशन बनेगी, एक तो L1 प्लस L2 कांस्टेंट होगा, है ना, और दूसरा होगा L3 प्लस L4, इनका अलग से बनेगा, राइट। L1 प्लस L2 को कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो L1 डैश प्लस L2 डैश इक्वल टू 0। L1 डैश की बात करें तो ये पॉइंट जो है वो 20 u से ऊपर जा रहा है, और ये पॉइंट इसकी पोजीशन फिक्स है, तो L1 कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये बताओ। बताओ यहाँ पे क्या कम हो रहा है। कम हो रहा है। सर कम हो रहा है, कम हो यहाँ रहा पे है। क्या लिखूं, ये बताओ इस ब्रैकेट में। 0 माइनस यू। 0 माइनस यू, 0 से बढ़ रहा है और u से कम हो रहा है। L2 की बात करते हैं, अब L2 का समझ में नहीं आ रहा, तो मान लेते हैं कि ये जो पुली है ना, ये कुछ वेलोसिटी मान लो, इसकी vp मान लो, ठीक है, तो vp से जा रही है। L2 के लिए क्या लिख दिया, ये पॉइंट तो फिक्स है, क्या लिखूं बताओ यहाँ पे, वीपी माइनस 0। vp माइनस 0। सर वीपी क्या है? vp इस पुली की स्पीड है, पुली नीचे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ पुली, ये अज्यूम किया अपन ने, ठीक है ना, कि मान लेते हैं कि पुली नीचे vp से जा रही है, ओके सर। तो vp की वैल्यू आ गई बेटा। और स्पष्ट वैसे मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ से स्पष्ट बता सकते थे कि सर ये इस रस्सी से एक तो M1 जुड़ा है और एक पुली जुड़ी है, तो अगर ये u से जा रहा है तो ये इस एंड को भी u से नीचे जाना पड़ेगा ना,
समझ में आ रही है बात? भी ये एंड यू से जा रहा है, यस सर। तो ये एंड भी यू से नीचे जाएगा, सीधी सीधी बात ये रस्सी का, ताकि रस्सी की लेंथ टाइट रहे। तो जितना ये ढीला करेगा उतना ये टाइट कर देगा वापस। अरे हाँ या ना, ये रस्सी को ढीला कर रहा है ना ऊपर जाके, तो ये रस्सी को टाइट करेगा। रस्सी को नेट टाइट रहने के लिए जितना ये यू से ऊपर जाएगा उतना यू से पुली को नीचे आना पड़ेगा। सही बात है गलत बात? सुन रहे हो बेटा? यस सर। बात करते हैं L3 और L4 की। L3 के लिए देखो ये पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से, VP से, और ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है VP से, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है U से, राइट? तो L3 डैश प्लस L4 डैश इक्वल टू 0 हो गया। L3 डैश किसके बराबर होगा? ये VP से नीचे जा रहा है, ये U से ऊपर जा रहा है, तो L3 तो दोनों साइड से डिक्रीज कर रहा है ना, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा? सर u माइनस vp। U minus VP. U माइनस VP। ये बताया एक बच्चे ने, नहीं सर बताओ ये vp सही है? माइनस u होगा। अच्छा VP नहीं सर माइनस U vp माइनस u होगा। सर दोनों का प्लस होगा ना, और फिर माइनस। दोनों का प्लस होगा, VP प्लस U। और कोई बताओ भाई? सर दोनों का माइनस होगा। दोनों का ही माइनस होगा। अच्छा, 4 ऑप्शन तो आपने ही बना दिए। सर आप प्लस बताओ भाई, वाला correct option बताओ। कितने बच्चे हैं, या किसी और का भी इससे अलावा तो और क्या ही हो सकता है? सारे तो अपने केसेस ले ही लिए, है ना? या और भी हो सकता है कोई केस? नहीं हो सकता ना। बताइए भाई, फर्स्ट ऑप्शन में कोई है? कितने बच्चे हैं फर्स्ट में? जिसने बताया था वो भी नहीं है मेरे को लग रहा है। सेकंड में? सेकंड में कोई नहीं है। सर शायद से लग रहा है सेकंड। शायद में है वो आप, इसमें एक बच्चा शायद में है। एक बच्चा और है, 2 बच्चे हैं भाई, +1, एक शायद में है एक वैसे है। थर्ड ऑप्शन में ऐड होगा। यस सर। थर्ड होना चाहिए। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। फोर्थ ऑप्शन में कितने बच्चे हैं? फोर्थ ऑप्शन, अच्छा थर्ड में 3 है क्या? थर्ड वाले बताओ पहले, थर्ड वाले, थर्ड वाले 3 सर ही थर्ड बच्चे। और फोर्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बस साइन का ही डिफरेंस है, तो फिर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्या टाइम वेस्ट करना। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए दोनों साइड से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को अपन माइनस से लिख रहे हैं। L3 दोनों साइड से डिक्रीज हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है और इधर भी डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस का U और माइनस का V। ठीक है बेटा, L3 का रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है। L4 की बात करें तो V से इंक्रीज हो रहा है और VP से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास U + 2VP और U + 2U, दैट इज 3। समझ में आ रही है तो बात? तो ब्लॉक नीचे समझ में आ गया भाई सभी को? अच्छा ये बताओ अभी भी कितने बच्चों को इसमें दिक्कत है? सर बीच में आपका नेटवर्क चला गया। आवाज आ रही है? अभी आ रही है आपको आवाज? सर आ रही है, अभी आ रही है, बट बीच में आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी बंद हो गई। अच्छा, अब वो तो नेटवर्क हो गया होगा डाउन। मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी भी कितने बच्चों को दिक्कत है ये बताओ? सर एक बार बता दीजिए, मैं एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। देखो बेटा ये है ना L3, ये L3 के 2 एंड है, एक ये वाला एंड एक ये वाला एंड। ऊपर वाला एंड नीचे आ रहा है VP से, राइट, और नीचे वाला एंड U से ऊपर जा रहा है।
L3 दोनों साइड से डिक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर। dL3/dt U से भी डिक्रीज हो रहा है और VP से भी डिक्रीज हो रहा है, राइट? दोनों साइड से डिक्रीज कर रहा है। अरे हाँ है ना? यस इसलिए dL3/dt को U और -VP लिखा, ठीक है? आगे चलें भाई। यस आगे चलता हूँ। सर मिनट वो पीछे वाला दिखाओ ना, पीछे वाला पेज। सर जो यूनिट टेस्ट है उसमें बताया कि बस फर्स्ट और सेकंड लॉ आ रहा है, तो फिर वो थर्ड हाँ, थर्ड वाला नहीं आएगा, एक्शन रिएक्शन वाला? आ सकता है, तो थर्ड लॉ तो कोई खास ही नहीं है, आ सकता है। हाँ सर, क्वेश्चंस नहीं है उसमें ज्यादा, फिर भी पूछ रहा था। नहीं, आ सकते हैं क्वेश्चन से यार, मतलब वो ये ओके कहना सर। चाह रहे हैं कि आपको कंस्टेंट नहीं आएगा, न्यूटन्स के लॉ आएंगे बस, ठीक है ना? ये कंस्टेंट मोशन जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर, हाँ हाँ ठीक है सर। उसके मतलब लॉज ऑफ मोशन में नहीं आता क्या कांस्टेंट मोशन? कंस्टेंट मोशन लॉज ऑफ मोशन का पार्ट कहाँ है इसमें? न्यूटन का लॉ कहाँ लग रहा है? ये तो बस रस्सी की व्यवस्था है, रस्सी टाइट रहनी चाहिए, ठीक है? अपने कहीं पे फोर्स टेंशन इनके ओके बारे में सर। बात कर रहे हैं क्या? mg वगैरह की कुछ बात नहीं कर रहे। नो सर, नो सर। आगे चले भाई। हाँ, टेंशन नॉर्मल ये सब आएगा ना, टेस्ट में आएगा। कंस्टेंट से पहले पहले का आ सकता है, ठीक है ना? ये ब्लॉक ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए।
हाँ जी, सॉल्व करूँ मैं? करके डन लिखो, ठीक है। हो गया क्या? नंबर ऑफ रस्सी कितनी है ये बताओ, नंबर ऑफ स्ट्रिंग। सर 2। 5 5 2 5 Sir, 6. 2 6 5 6, कोई कह रहा 2। जिन्हें सॉल्व करना है भाई, नंबर ऑफ स्ट्रिंग तो 2 ही है ना, एक रस्सी तो ये है, देखो ये पूरी एक रस्सी है, सही बात है गलत बात? यस सर। ये दो अंडा और एक रस्सी ये वाली है। यस सर। 2 ही होगी ना रस्सी, तो 6 कैसे हो? तो ये जो ग्रीन वाली रस्सी है इसके 3 पार्ट है, L1 L2 L3। अरे हाँ या ना? तो L1 प्लस L2 प्लस L3 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तब भी 0 आएगा, राइट? यस सर। इसी तरीके से जो येलो वाली रस्सी है उसके 2 पार्ट, L4 और L5। उसका आ जाएगा L4 डबल डैश प्लस L5 डबल डैश शुड बी इक्वल टू 0, राइट? तो पहले तो पहली वाली को करते हैं। L1 डबल डैश, बताइए क्या लिखूं इसमें? सर 0 -2 L1, तो ये और पूरी जो है L1 इस ब्लॉक के साथ साथ ऊपर जा रही है 2 से, तो 0 -2, राइट? -2 L2 के लिए, अब L2 के लिए इस पुली का पता नहीं, तो मान लेते हैं ये पुली A से ऊपर जा रही है, राइट? अरे हाँ है ना? L2 के लिए क्या लिखूंगा? A -2, राइट? क्योंकि ये 2 से ऊपर जाएगा। L3 के लिए ये भी A से ऊपर जाएगा क्योंकि पुली A से जा रही 0 -4 है, A -4। तो यहाँ से 2A इज इक्वल टू 4 और 2 6 और 2 8, A की वैल्यू 4 आ गई, बता समझ में आ रहा है बात? अब L4 डबल डैश के लिए क्या करेंगे? L4 डबल डैश 0 -A, राइट? और L5 के लिए मान लेते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है, A1 -0। A1 की वैल्यू A आ गई, और A कितना है? 4। A1 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ है ना? यस सर।
सर L2 और L3 में सेम एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है? क्या कह रहे हो? सर L2 और L3 में सेम एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है? ये L2 है इस पुली के राइट वाला, ये L2 है और लेफ्ट वाला L1 है, राइट। अब अगर ये पुली ए से जा रही है तो ये पॉइंट भी ए से जा रहा है और ये पॉइंट भी ए से जा रहा है। अरे हाँ है ना। अब L2 का जो नीचे वाला पॉइंट है वो तो इस पुली से अटैच्ड है, तो ये पुली किससे जा रही है? 2 से। तो ये पॉइंट किससे जा रहा है? 2 से। और L1 का ये वाला पॉइंट जो है वो ब्लॉक से अटैच्ड है, तो ये ब्लॉक किससे जा रहा है? 4 से। तो ये पॉइंट किससे जा रहा है? 4 से। अब L1 की बात करें आप, तो L1 ए से इंक्रीज कर रहा है, 4 से डिक्रीज, सॉरी L2, ये कौन सा? ये L3 है यार, ये L3 है बेटा, L1 नहीं है, L3। हाँ, अब L3 की बात करो आप कि ये ऊपर ए से जा रहा है और 4 से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो L3 आ गया A-4, A-4 लिखा। L2 की बात करें तो ऊपर ए से जा रहा है और 2 से डिक्रीज कर रहा है, A-2 लिखा। समझे? हाँ सर। आगे चलो भाई। आगे चले भाई। नेक्स्ट इज वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है कि जिन दो ब्लॉक्स के बीच में या जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में वेज कंस्टेंट लगा रहे हो, दोज ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिजिड। ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी रिजिड। और रिजिड यहाँ पे होने का मतलब है कि विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड एक्सटेंडेड, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ये है कि जिन ऑब्जेक्ट पे आप वेज कंस्टेंट लगा रहे हो, दैट ऑब्जेक्ट्स मस्ट रिमेन्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मस्ट बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब यहाँ पे अपन दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये बी।
अगर ऑब्जेक्ट ए इसके कांटेक्ट में है, तो अगर ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो ये कांटेक्ट में रहेगा ना, बी रेस्ट पे है। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर ए को मैं ये बोलूं कि ए ऐसे है और बी ऐसे है, और मैं ये बोलूं कि बी नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ए रेस्ट पे है, तब भी कांटेक्ट में रहेंगे, तो दिक्कत है। अरे हाँ या ना, यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन रहेगा Yes. बी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बी जो है वो राइट में जा रहा है, स्पीड जो है, तो अब ये कांटेक्ट मेंटेन रखने के लिए ए को मूव करना पड़ेगा। सही बात है गलत बात? Yes, Yes, sir. sir. किस स्पीड से मूव करना पड़ेगा? U speed. U. अब लेट अस सपोज ये 2u से मूव करता है, तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये 2u से मूव करना चाहता है डबल से, क्या ये मूव कर सकता है? नो सर। No, sir. No, एक sir. कंडीशन पे कर सकता है कि अगर ये बी की ये दीवार रबड़ की है तो इसको कंप्रेस कर देगा, है ना। Yes. अगर ये दीवार रबड़ की है तो इसको कंप्रेस कर देगा बी को, और ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता है। अरे हाँ या ना, पीछे से गाड़ी आती है, आगे वाली गाड़ी अगर धीरे चल रही है, पीछे की गाड़ी तेज चल रही है और उनके बीच में टक्कर हो जाती है, तो आगे वाली गाड़ी को स्विच कर देगी ना, थोड़ा थोड़ा क्या ज्यादा भी कर सकती है। अरे हाँ या ना, पीछे से अगर पीछे की स्पीड ज्यादा है तो तभी कर सकती है। लेकिन इसने बोला कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिजिड, ऑब्जेक्ट रिजिड है, और इनको अगर कांटेक्ट में भी रहना है, मस्ट बी इन कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ए की स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए? बी के बराबर होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? Yes, sir. अरे हाँ या ना। हाँ sir. फॉर ए एंड बी टू रिमेन इन कांटेक्ट देयर स्पीड मस्ट बी सेम। क्या ये बात बोलना सही है? देयर स्पीड मस्ट बी सेम, परंतु क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, देखो ए रेस्ट पे है, बी मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है, बी रेस्ट पे है, तो मैं ऐसी कौन सी बात बोलूं जिससे मेरे पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो? मैं ये बोलूं कि स्पीड विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, जो स्पीड कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है वो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर बी की स्पीड यू है और ए की स्पीड भी यू होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल वाली स्पीड का सेम होना जरूरी नहीं है। सही बात है गलत बात? यस सर। Yes, sir. सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे इन दोनों बातों का कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहिए और एक दूसरे को कंप्रेस या स्क्वीज एक्सपेंड नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की। तो यहाँ पे देखो ए और बी की दोनों की स्पीड सेम है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सही बात है मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, या फिर अपन ये कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन of objects with respect to each other is zero in the direction perpendicular to their contact surface. In the direction perpendicular to their contact surface. समझ में आ रही है बात? Yes, sir.
तो मतलब ये वेज कांस्टेंट एक तरह का मोशन है ना? मोशन ये है कि अगर दो चीजें कांटेक्ट में रहना चाहती है तो उनके जो भी एक्सेलेरेशन वगैरह हैं उनके वो कंपोनेंट्स जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है वो सेम रहने चाहिए, ठीक है ना, तभी वो कांटेक्ट में रह सकती है, अदरवाइज वो कांटेक्ट में नहीं रह पाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। परपेंडिकुलर वाला फर्स्ट एंड सेकंड केस में बताया हुआ ये बेटा कि इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बी की वेलोसिटी क्या है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी क्या है, बी तो रेस्ट पे है तो जीरो है, तो ए की भी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर तो जीरो है ना, तो सेम है। देखो समझ में आ रही है बात? तो ए और बी कांटेक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पैरेलल हो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल किसी की भी कितनी भी हो सकती है, इसकी वी हो सकती है, इसकी यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली सेम रहनी चाहिए, जीरो है तो कांटेक्ट में है। अरे हाँ है ना, यहाँ पे भी ए रेस्ट पे है, बी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, जो भी है इस कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल वाली वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर इसकी भी जीरो है, राइट, तो ये कॉन्टेक्ट में है। अरे हाँ है ना, सर पर अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा होगा और एक नीचे, तब तो कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। क्या कह रहे हो बेटा? अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा होगा और एक नीचे डिफरेंट स्पीड से, तो वो तो कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं ना। क्यों नहीं रहेंगे? जैसे ए है और ये बी है, ए ऊपर मूव कर रहा है, बी नीचे कर रहा है, तो क्या यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया? क्या यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया? तो कुछ टाइम बाद पैरेलल पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस कोई भी वेलोसिटी हो कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर वाली सेम रहनी चाहिए कॉन्टेक्ट में रहने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बी की लेंथ खत्म हो जाएगी तो उनका लेंथ की बात ही कांटेक्ट नहीं भी कर रहे हैं हम, खत्म। तो इस मोमेंट की बात कर रहे हैं कि कॉन्टेक्ट खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है इस मोमेंट पर। ऐसे तो ऑब्जेक्ट ओके कहीं सर। ना कहीं खत्म ही होगा, समझ में आ रही है बात? इस मोमेंट पे क्या इनके कॉन्टेक्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर एक नो की, सर। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि बी की स्पीड 2u है, तो हमें पता है कि चाहे लेंथ कुछ भी हो इस मोमेंट पे ये कॉन्टेक्ट खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बी आगे जा रहा है एक कम जा रहा है। अरे हाँ या ना, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, दोनों से कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि component of velocities or acceleration velocities or acceleration of two objects which are perpendicular to the common contact surface, to the contact surface component of velocities or acceleration of the two objects which are perpendicular to the contact surface must be equal। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं ये बोलूं कि ये ब्लॉक ए जो है, बॉल ए है और यहाँ पे ब्लॉक बी है, बॉल ए इधर जा रही है, इसकी नेट वेलोसिटी इधर है और बी नेट इधर जा रहा है, तो अगर इनको कांटेक्ट में रखना चाहते हो आप तो बी के पास दो वेलोसिटी है, सही बात है गलत बात? v1 एंड v2, बी इधर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इसी तरीके से u के पास भी दो वेलोसिटी है, ए के पास भी,
U1 एंड U2। अरे हाँ या ना? तो ये Yes. कॉन्टेक्ट में तभी रह पाएंगे जब आप कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटीज को इक्वल करें। तो V1 मस्ट बी इक्वल टू U1। केवल वो वाले कंपोनेंट इक्वल हैं जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, तो A और B will be in contact. If this condition holds, then A and B are in contact. समझ में आ रही है बेटा बात? मतलब ये हमें प्रूव करना होगा कि ऐसे ही बोल सकते हैं? ये अपन प्रूव ही तो कर रहे हैं। ये दोनों स्पीड बराबर होनी चाहिए तभी तो कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर ds, वो तो V1 पे डिपेंड करेगा, उतना ही A का डिस्प्लेसमेंट भी इधर होना चाहिए ना ds, वो U1 पे डिपेंड करेगा। तो दोनों का सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होने के लिए दोनों स्पीड को बराबर होना पड़ेगा। सही बात है गलत बात? यस। कि for A and B to remain in contact, V1 must be equal to U1। अरे हाँ या ना? यस सर। आगे चलो भाई। सर पर अगर U2 और V2 अगर अलग हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं तो है, रहो उसमें चाहे भी अलग, उससे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट थोड़ी ना खत्म होगा। कॉन्टेक्ट तो U1 और V1 पे डिपेंड कर रहा है। U2 और V2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आप बोल नहीं सकते यहाँ से हो सकता है कोई रिलेशन, लेकिन इस कॉन्टेक्ट में रहने के लिए U2 और V2 के बीच में कोई रिलेशन अपन नहीं स्थापित कर सकते। तो अलग स्पीड है तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बात? ओके सर। भाई नीचे रेल की जो पटरी होती है, जो ट्रैक होता है, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और इसके ऊपर रेल गुजर रही है, ठीक है, ये रेल के टायर हैं, इनकी स्पीड होती है, ठीक है बेटा। तो ये कांटेक्ट में रहने के लिए इनकी स्पीड आगे की ओर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस ट्रैक रेल की स्पीड हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रेल की स्पीड 0 होनी चाहिए। अब रेल नीचे नहीं जा सकती है ना, क्योंकि पटरी नीचे नहीं जा सकती। सही बात है गलत बात? यस सर, कंप्रेस नहीं हो सकती रेल। हाँ, आगे चलें भाई। आपको ये बोला गया है कि वेज ए जो है वो V1 से जा रहा है, ठीक है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रोड B। और गिवन ये कि रोड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय वॉल, restricted by walls to move in horizontal direction। ठीक है बेटा, रोड केवल वर्टिकल में ही मूव कर सकते हैं।
करो, सॉल्व करो। सर B1 cos थीटा होगा ना? कितना V1 cos थीटा, V tan थीटा। यस सर, सर B1 V1 tan थीटा। हाँ सर, सर tan होगा। देखो ये रोड है ना, मान लेते हैं नीचे V2 से जा रही है, राइट। और ये एंगल थीटा है रोड के साथ, ये एंगल थीटा है। तो अब आपको पता है कि इस रोड की सरफेस के एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी और एक अलोंग वाली डायरेक्शन होगी, राइट। इस V2 के दो कंपोनेंट ले लिया आपने। अब ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, है ना। तो V2 के दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो ये डायरेक्शन में ले लिया V2 cos थीटा, और एक ये डायरेक्शन में ले लिया V2 sin थीटा, राइट। अरे हाँ या ना। यस सर। इसी तरीके से वेज की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके दो कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी एक्चुअली V1, ये एंगल थीटा है। तो V1 के दो कंपोनेंट आ गए, V1 cos थीटा इसके अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर आ गया V1 sin थीटा। हाँ या ना। अगर ये रोड और ये वेज हमेशा कांटेक्ट में है तो कंडीशन ये है कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। सर V2 cos थीटा और V1। हाँ, ये वाली डायरेक्शन के वेलोसिटी सेम रहने चाहिए। तो V2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू V1 sin थीटा। अरे हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई V1 tan थीटा। अरे हाँ या ना।
यस सर। समझ में आ रही सभी को? यस सर। sir. Ball A is attached to rod. Is attached with rod. And in contact with block P. ठीक है ना? The rod can rotate. Rod is hinged at ground and can rotate about hinge. Find speed of ball A at the shown moment.
हाँ जी बेटा, देखें सोल्व करें। ट्वेंटी 25/4 आंसर आया एक बच्चे का, एक का 25/3 आया। चलिए देखते हैं। ये भाई एक बात बताओ, रोड रोटेट करेगी तो एक ही एक्चुअल वेलोसिटी किधर होगी? रोड की डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट की डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉइंट इधर जाएगा रोटेट करेगी तो। अरे हाँ, है ना? यस तो सर। रोड की एक्चुअल वेलोसिटी, बॉल ए की एक्चुअल वेलोसिटी इधर है। मान लेते हैं कि बॉल ए की एक्चुअल वेलोसिटी v है, ठीक है। परंतु हमें क्या करना है, हमें तो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला देखना है। तो v के कंपोनेंट आएंगे इधर और इधर। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल 37 है, तो ये एंगल 37, कौन सा एंगल 37 होगा? ये 37 होगा ना, वर्टिकल के साथ वाला। तो ये आ जाएगा v sin 37। सही बात है बात। तो v sin 37 जो a की वेलोसिटी है, और a की नीचे की ओर वेलोसिटी है v cos 37, और इधर है v sin 37। और इसी तरीके से b की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ, इस कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर i मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो v sin 37 मस्ट बी इक्वल टू 5। अरे हाँ या ना? तो v की वैल्यू 25/3 मीटर पर सेकंड। तकलीफ है भाई किसी को? ओ सर। आगे चलो भाई। यस सर। अब एक क्वेश्चन में आपको वैसे दे देता हूँ।
ये रस्सी है, ये यहाँ पे मतलब गांठ लगा के ब्लॉक बांधा हुआ है, ठीक है ना। तो इधर से u स्पीड से खींच रहे हैं और इस साइड से 2u स्पीड से खींच रहे हैं, और एट द शॉन मोमेंट ये दोनों साइड से रस्सियां थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, ठीक है ना बेटा। थीटा एंगल बना रही है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ एम। एट द शॉन मोमेंट। देखिए ऐसी सिचुएशन में ना हमें पता नहीं होता कि किस तरफ मूव करेगा बॉल फ्लो, क्योंकि एक साइड में अपन ज्यादा स्पीड से खींच रहे हैं, दूसरी साइड में कम स्पीड से खींच रहे हैं। अगर दोनों साइड से सेम स्पीड से खींच रहे होते हैं ना, तब अपन बोल देते हैं कि ये वर्टिकली जा रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि एंगल भी सेम है और स्पीड भी सेम है, राइट। अरे हाँ है ना। यस सर। तो अभी यहाँ पे अपने को पता नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल भी किस स्पीड से जा रहा है, वर्टिकल किस स्पीड से जा रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि देखो ये ब्लॉक जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ऐसे कुछ टेढ़ा जा रहा है v स्पीड से, सही बात है मतलब इस मोमेंट पे। तो इसके दो कंपोनेंट तो जरूर है ना इस वेलोसिटी के, vx और vy। यस सर। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक के पास दो वेलोसिटीज है। मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा कि ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ये जो भी जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसके दो कंपोनेंट है vx एंड vy। अरे हाँ है ना। और जैसे जैसे ये ब्लॉक जा रहा है वैसे वैसे ये पॉइंट जा रहा है, ये बात भी अपने को कंफर्म। अरे हाँ है ना। सुन रहे हो यस बेटा मेरी सर। बात। तो इस साइड की रस्सी को अलग से ट्रीट कर लेता हूँ और इधर की रस्सी को अलग से ट्रीट कर लेता हूँ। समझ में आ रही है बात। यस। इधर की रस्सी को अलग से ट्रीट कर लेता हूँ और इधर की रस्सी को अलग से ट्रीट कर लेता हूँ। ये L1 प्लस L2, ये L3 प्लस L4 आया ना। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और L3 प्लस L4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सुन रहे हो मेरी बात। एक सेकंड होल्ड रखना। तो
L1 डैश प्लस L2 डैश शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए L1 डैश प्लस L2 डैश की बात करें तो L1 ये है और L2 ये। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? यस सर। यस सर। तो L1 की तो ये u स्पीड हो गई और ये 0 हो गया, तो L1 डैश तो हो गया u माइनस 0। यू माइनस 0। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके पास दो स्पीड है, Vx और Vy, और ये एंगल है थीटा। तो इस पॉइंट की अलोंग द रस्सी की वो कंपोनेंट है वो लिए जाएंगे L2 के लिए। तो L2 0 से बढ़ रहा है, ये बात तो कंफर्म है। और घट किससे रहा है? तो Vy का कंपोनेंट आ गया Vy cos थीटा, सही बात है। और एक ये कंपोनेंट आ गया, जैसे ये 90 यदि 90 माइनस थीटा हो गया तो Vx sin थीटा। अरे हाँ या ना? यस सर। तो इस पॉइंट का सर नहीं नेट समझा। कंपोनेंट, यस सर। इसके पास दो वेलोसिटी थी, Vx और Vy। हाँ यहाँ सर। तक समझा तुम? X और Vy, हाँ सर। समझा ना? तो इसकी वेलोसिटी के वो कंपोनेंट लेने हैं जो रस्सी के अलोंग हो। तो Vy का भी कंपोनेंट आएगा और Vx का भी कंपोनेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो Vy का कंपोनेंट कितना आएगा? Vy cos थीटा, हाँ सर। और Vx का कंपोनेंट कितना आएगा? Vx sin थीटा। Vx sin थीटा। समझ में आया? अरे आया ना? यस सर। तो दोनों का नेट वेलोसिटी रस्सी के अलोंग कितनी होगी बताओ? यहाँ से इसकी नेट वेलोसिटी रस्सी के अलोंग कितनी होगी? इधर की ओर मान लेते हैं अपन Vy cos थीटा माइनस सर। Vx sin थीटा, राइट? ये इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो ये L2 जब वो 0 से इंक्रीज कर रहा है और इस वेलोसिटी से डिक्रीज कर रहा है, सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना बोलिए। दैट शुड बी इक्वल टू 0। अरे सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। तो ये करना है आपको, और इसी तरीके से L3 L4 के लिए कर लेना और फिर Vy और Vx को निकाल लेना। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, ठीक है? और कंस्टेंट का सेक्शन कर लाना भाई, सेक्शन डी है शायद पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है बेटा? टाइम ऊपर हो गया हमारा काफी, अगली क्लास भी चालू करनी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं, अगर कुछ नहीं समझा तो, ठीक है? Vx sin थीटा कैसे आया वो नहीं समझे, नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं, ठीक है? अभी टाइम ऊपर बहुत हो गया। चलिए ओके bye सर, everyone. बाय। Okay. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you.